अब हम लोग जो बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, इसमें बहुत कुछ जानने का प्रयास रहेगा तुम लोग का। इश्यूज वगैरह देखो, क्या फैक्टर्स हैं, हमेशा पढ़ते हैं फैक्टर्स, कॉजेस, बैकग्राउंड। रशियन रेवोल्यूशन क्या रहा, क्यों रसिया में ही हुआ, रेवोल्यूशन रसिया में होने क्या जरूरत है, कुछ बात होगा, यानी कि सिस्टम यहाँ पे भी गड़बड़ होगा कुछ। उसके बाद देखेंगे कि ये रेवोल्यूशन का असर वर्ल्ड पे और रसिया पे क्या पड़ा, पहले रसिया पे उसके बाद वर्ल्ड पे क्या पड़ा। उसके बाद देखो अभी जो लेनिन कहता है, जो स्पेशली कम्युनिस्ट क्लास वगैरह सब, तो लेनिन का तुम्हारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1921 में, समझे, यानी कि जब बोल्शेविक और मेंशेविक का जो लड़ाई हुआ, आज हर समय बोलते हैं तुम लोग बोल्शेविक मेंशेविक, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तुम्हारा आज बहुत कुछ पर्दा खुल जाएगा, समझे ना, बिल्कुल। तो ये लेनिन जो वहाँ पे बने थे प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद उनका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा हुआ, जैसे कि हम लोग पहले जर्मनी का बात किए थे, बिस्मार्क का, कल हम लोग किसका बात किए थे, क्या, कैवियर, बिल्कुल कैवियर का क्या था, तो वो भी जाने हैं। इसी तरह लेनिन का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जानेंगे 1921 का। और इसके साथ इंडिया का क्या कनेक्शन था, क्योंकि इंडिया में उस समय ब्रिटिश रूल था, समझे। और उसका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, क्योंकि हमने जो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल लिए हैं वो पूरी तरीके से कहाँ से आया है, रसिया से ही आया है। तो देखो और भी इश्यूज देख लो, तो क्या समझ गए, फैक्टर्स, कॉजेस, बैकग्राउंड, नेचर, क्या नेचर कैरेक्टर रहा है रशियन रेवोल्यूशन का, इम्पैक्ट क्या पड़ा रसिया और वर्ल्ड पे, लिमिटेशन, वीकनेस, क्रिटिसिज्म, क्या क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिक्स भी होते हैं, जैसे कि देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्रिटिक्स थे, लेनिन का क्या रोल रहा रशियन रेवोल्यूशन में। 6th वन देखो, वही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और वार कम्युनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में, वार कम्युनिज्म क्या होता है, बात करेंगे थोड़ी देर में। तो स्टार्ट करते हैं, समझे ना। अब आराम से समझना है बच्चे लोग को, आराम समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझे ना। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये क्लेम करते हैं कि रशियन रिवोल्यूशन 3 फेज में हुआ, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं 2 फेज में हुआ, और कई बोलते हैं कि 1 फेज में हुआ, अपना अपना तरीके से अपना अपना व्याख्या है, ठीक है। वह हम पढ़ेंगे पूरा तोड़ के 3 फेज में जानना चाहिए कि 3 फेज में क्या रहा है, आराम समझना सभी लोग। रशियन रेवोल्यूशन 3 फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1905 वही जहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, एक्सीलेंट, इंडिया के साथ कनेक्ट करते जाओगे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी नाइस। यानी कि रेवोल्यूशन 1, उसके बाद रेवोल्यूशन 2 होता है जो कि फरवरी और मार्च में 1917 में हुआ था, ठीक है। और फेज 3 भी उसी साल हुआ है जो कि अक्टूबर और नवंबर में हुआ है, बात समझे। कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि फेज 2 नहीं है, वो फेज 1 है, कई लोग क्लेम करते हैं और कहते हैं कि यही रेवोल्यूशन 1 और रेवोल्यूशन 2 हुआ था, यानी कि फरवरी मार्च में एक रेवोल्यूशन और अक्टूबर नवंबर में एक रेवोल्यूशन। वहीं कई जानकार कहते हैं कि नहीं जी, बीज तो 1905 से ही बोया गया, समझे बात को, अपना अपना व्याख्या है। उसके बाद देखो क्या स्थिति था इस कंट्री में कि ऐसा हो रहा है। देखो रसिया, बाबू रसिया का नो प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स, कोई प्रोग्रेस नहीं था रसिया का ट्रेड एंड कॉमर्स में। नंबर 1, एग्रीकल्चर थमसा गया था, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर हो या ट्रेड और कॉमर्स में स्टेट का स्पॉन्सरशिप नहीं था, स्टेट को आगे आना चाहिए। जैसे कि तुम देखते हो कि ब्रिटेन, जैसे 1668 के बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन में कितना बढ़िया से तुम्हारा स्टेट स्पॉन्सरशिप मिला, जिसकी वजह से वेंचर कैपिटल हुआ, बैंकिंग सिस्टम तैयार हुआ, कारखाना तैयार हुआ, है ना, यानी कि वो समृद्ध बन के निकल गया कंट्री। वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। आई होप सो समझ में आ गया। बहुत ही पोर है, बहुत ही वीक है, क्या चीज़, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी करप्शन भरा पड़ा है, ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, समझे ना। ये रोटन स्टेज में है, यानी कि पूरा सड़ा हुआ गला हुआ स्टेज में है। जब सड़ा हुआ गला हुआ स्टेज में रहेगा, विद्रोह होना ही है। जैसे बॉर्बन डायनेस्टी का तुमने देखा था, फ्रेंच का, कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं है। क्यों, अब क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा तब पैसा आएगा, तब ना वेलफेयरिज्म का बात करेंगे। बताओ, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, वेलफेयरिज्म नहीं था, वही कंट्री बाद में देखो वेलफेयर स्टेट के लिए कंट्री पूरा वर्ल्ड में एक मिसाल बना, समझ रहे हो। क्योंकि जिस जद्दोजहद से हम लड़ते हैं, जिस कारण से हम लड़ते हैं, जब हमको पूरा मिलता है तो वो कारण को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। यही इतिहास का बारा है कि नहीं। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ह्यूमन राइट्स का बात करते थे, दबाया गया, बाद में प्रियम्बल में लिख दिया कि ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर का चीज़ है, समझे बात को।
उसके बाद देखो वहाँ पे रूलर जार बोलते हैं इसको, तुम लोग छोटे क्लास में पढ़े हो। ये ऑटोक्रेटिक था, डिस्पोटिक था, जी डिक्टेटर था। डिस्पोटिक मतलब मनमानी करने वाला लोग, समझे ना। और इसको थोड़ा सा फ्यू पीपल इसको असिस्ट करते थे। इसी को बोलते हैं बाबू एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुछ आदमी जब देश को चलाता है तो उस सिस्टम को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। याद आ गया सभी चीज़। हाँ, और ये जार जो था इनएफिशिएंट था, इनकेपेबल रूलर था, कोई ढंग का नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मन चाहे वैसे काम कर रहा है। और पब्लिक पॉलिसी जिस हिसाब से उसको ले जाना चाहिए था वैसा कोई नहीं था, कोई विजन नहीं था उसका। इसलिए नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं था। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाता था सब्जेक्ट्स के ऊपर, वही प्रजा के ऊपर। तो देख लो स्थिति कैसा था रसिया का स्थिति। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा क्रांति होगा, जब रेवोल्यूशन होगा तो स्थिति खराब होना चाहिए, तभी तो होगा ना। तो समझ रहे हो कि रसिया इस तरह बिखरा पड़ा हुआ है बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में। होप सो समझ में आ गया होगा, सभी पॉइंट मैंने बता दिया तुम लोग को। अब देखो क्या किया गया। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ किए गए, यानी कि हम तुमको 3 फेज बताए हैं, कई किताब में 2 फेज भी मिलेगा, मैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। और ये भी लिखते हो तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथेंटिक डेटा है हर एक चीज़ को, जो कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल का भी बहुत सारा चीज़ इसमें लिंक किए हैं, समझे ना। इसलिए तुमको कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ डेवलप्ड हो जाएगा। देखो 1905, 1917 और 1917। 1917 वाला फरवरी मार्च, 1917 वाला दूसरा वाला अक्टूबर नवंबर। दिमाग में बस समझते जाओ, टोकना उकना नहीं, बस खाली समझते जाओ, फ्लो में बहते चले जाओ। 1905 में क्या था कि बहुत पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो गया वहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़े से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आया। पॉलिटिकल रिफॉर्म मतलब कि जो सरकार का जो स्ट्रक्चर है, यही ना होता है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। स्ट्रक्चर से आप खुश नहीं हैं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से आप खुश नहीं, इसलिए अब विद्रोह हो जाता है। जब विद्रोह हो जाता है तो संभावना रहता है कि रिफॉर्म्स आने का, तो रिफॉर्म्स आया। और ये किसके विरोध था? ऑटोक्रेटिक रूल के विरोध था। ये जो सेटअप है ऑटोक्रेटिक सेटअप है वो सही नहीं है, इसलिए 1905 में बिगुल बजा दिया गया पहला रेगुलेशन का। दूसरा देखो, दूसरा 1917 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और तेज़ी से बढ़ाया गया, समझो। इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया गया, इस रेवोल्यूशन में लेबर रिफॉर्म्स किया गया, मगर ये जो रिफॉर्म्स था वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ग्राउंड लेवल पे, बात समझे। और फिर उसी तरह 1917 में अब बारी आया इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि देखो वही 1917 है, 4 महीना का अंतरकाल है। इसमें रूल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास का दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। क्यों ना हो? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, कान खोल के सभी बच्चे लोग सुनो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है तो कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसका दबदबा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसका दबदबा बढ़ना शुरू हो जाता है तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग भाई लोग है, लेबर है, उसका शोषण शुरू हो जाएगा। जब उसका शोषण शुरू हो जाएगा तो विद्रोह करेगा, जब विद्रोह करेगा तो उसको रिफॉर्म्स में उसको शामिल किया जाएगा, समझ में आया। अब इसलिए बोला जाता है कि 1917 से ही तुम्हारा ILO का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बात समझो, आर गेटिंग मी। तो यही तुम्हारा कम्युनिज्म, इसी को बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं ना कि वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास के लिए हम रिफॉर्म्स लाएंगे, डेट इज अ कम्युनिज्म। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किया गया। और ये चीज़ तुमको कंक्रीट तरीके से, एक विजुअल तरीके से तुमको 1921 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रसिया में आया था, लेनिन साहब लेके आए थे, उसमें दिख जाता है। और यही बात है कि 1921 के बाद रसिया सोशलिज्म की तरफ फुल मूव कर गया, कार्ल मार्क्स को प्रिंसिपल को आगे लेते हुए। तो हम हमेशा बोलते हैं कार्ल मार्क्स कहाँ के है, कहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा असर था रसिया पे, समझे। अब यदि मैं बात करूं कम्युनिज्म क्या होता है, तो मैंने हर समय इस क्लास में बताया है कि कम्युनिज्म सोशलिज्म का ही रेडिकल फॉर्म है, सिंपल लेमैन टर्म में समझने के लिए, ठीक है। और देखो गॉट प्रमोटेड बाय हमारे कार्ल मार्क्स, लिखा गया है नोट्स में। कार्ल मार्क्स किए थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का थ्योरी देखो हम हर क्लास में दोहराते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स कंसेप्ट दिए थे। कि फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, बोलने वक्त भी हमको बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को, कि पॉवर्टी जो गरीबी है वो विरासत का देन नहीं है, गरीबी स्टेट के वजह से होता है। यदि स्टेट चाहे तो गरीबी को हटा सकता है, तो स्टेट तो चाह रहा है अब रसिया, इसलिए उसको कम्युनिस्ट स्टेट कहते हैं, यानी कि। और अब जब ये चाहोगे रेडिकल फॉर्म में तो वो कम्युनिस्ट हो जाता है, और नहीं तो सोशलिज्म है। सोशलिज्म में सबका वेलफेयर, और कम्युनिज्म क्या है कि वेलफेयर है मगर रेडिकल तरीके से करना ही होगा। और जब रेडिकल तरीके से आप कुछ भी चीज़ करते हो तो उसमें निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है,
होप सो समझ में आ गया होगा सबको। तो आप देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन जो बता दिया है तुम लोग को माइंड मैप में, आराम समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। समझो, जो रशियन रेवोल्यूशन 1917 का हुआ है वो ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन है वर्ल्ड का, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर है दूर दूर तक पहुंचा। समझ गए बात को? यहाँ तक इसने 2 कंटिनेंट्स यूरोप और एशिया को भी झकझोर दिया था, और झकझोर दिया तभी ना ILO बना, वर्ल्ड लेवल पे बात पहुंचा है। तो समझ में आना चाहिए कि किसी का एक रेवोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ILO, तो कुछ तो वेटेज होगा भाई उसका। ये जो रेवोल्यूशन है इसने एक नया एरा लाया, एक नया पीरियड क्रिएट किया, और ये दूसरा रसिया का एक हिस्ट्री बना वहाँ से। पहले एक अलग हिस्ट्री और वहाँ से एक नया हिस्ट्री चैप्टर शुरू हो रहा है रसिया के लिए। आर यू गेटिंग मी? रसिया पहले बहुत ही बैकवर्ड कंट्री था सभी चीज़ में रेवोल्यूशन से पहले, समझे ना। और जो जारिस्ट रूल था, वही जार जो करते, जारिस्ट रूल क्या था रसिया में, बहुत सेंचुरी से प्रिवेल्ड था, जैसे तुम्हारा बॉर्बन डायनेस्टी था, ये बहुत लंबा समय था। और ये क्या ऑटोक्रेटिक रूल था। डी नंबर देखो, रशियन रेवोल्यूशन ने एक ब्लो दिया, यानी कि एक धक्का दिया किसको, ऑटोक्रेटिक रूल को, और इससे क्या हुआ कि सत्ता पलटा और कम्युनिस्ट रिजिम आ बैठे, लेनिन। होप सो समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या रहा है। एक तो ऊपर वाला तुम फैक्टर देख लिए, जनरल फैक्टर्स, रसिया का देखो स्थिति, कि रसिया की स्थिति क्या था, उसकी वजह से क्या हुआ कोमल, वहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। अब देखेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या कारण रहा है जिसकी वजह से बगावत हो गया उस देश में, रेवोल्यूशन हो गया उस देश में, तो जानेंगे बढ़िया से। देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम यदि बात करें कि देखो पहले भी हल्का बता चुके थे, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन होना, प्राइमरी सेक्टर का डिक्लाइन होना। क्यों? क्योंकि फ्यूडल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे एग्रीकल्चर में, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स वाला कंसेप्ट वहाँ भी था, तो पूरा वर्ल्ड में था। मैंने तो इंडिया के बारे में भी जिक्र किया है, मगर तरीका डिफरेंट था। पूरा वर्ल्ड ही एक ही प्रॉब्लम में फेस करता है। ह्यूमन आदमी जो है ना, तरीका सेम है। ह्यूमन आदमी के पास, ह्यूमन के पास दबाने का एटीट्यूड रहता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर हो। ह्यूमन आदमी के पास लव करने का टेंडेंसी होता है क्योंकि ह्यूमन है। ह्यूमन आदमी के पास अट्रैक्शन होगा क्योंकि ह्यूमन है। ह्यूमन मेटलिस्टिक या स्पिरिचुअलिस्टिक होगा, वही है, सेम है। इसलिए ह्यूमन बीइंग का जो फितरत है सेम है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। तो इसलिए जो सिस्टम्स हो गए वन और अदर फॉर्म में सेम रहेंगे, समझ गए। तो रसिया में भी ऑन द सिमिलर लाइन फ्यूडल ट्रेंड्स था, समझे, लैंडलॉर्ड था। और यही लैंडलॉर्ड बाबू एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही दुखदायक था, पीड़ादायक था। उसके बाद देखो वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा देख लो, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मेडिवल पीरियड जो रहा है रसिया का वो भी फ्यूडलिज्म ही रहा है। और डार्क एज है, डार्क एज देखो, डार्क एज इधर है तो इधर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यूरोप का हिस्सा है तो रसिया में असर करेगा, क्योंकि रसिया अभी ना रसिया दिखता है तुमको, USSR तो टच है पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि जमींदार वही बिग जमींदार थे। फ्यूडलिज्म के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया, मैं तुम लोग को डिटेल में पढ़ा दिया गया पहले ही। अब देखो एक इकोनॉमिक फैक्टर्स है, और भी ऊपर देखते हैं कि आपके पास लिमिटेड इंडस्ट्रीज है। जब देश में विकास करना है तो लिमिटेड इंडस्ट्रीज होने से कैसे होगा, इंडस्ट्रीज होना चाहिए ताकि वर्किंग क्लास आ सके, परचेजिंग पावर लोगों के पास उद्योग हो सके, वर्ल्ड में मार्केट कैप्चर हो सके। कम है तो कुछ नहीं होगा। इरेशनल टैक्स सिस्टम था जी, मनमानी आप सब्जेक्ट्स पे ले रहे हो पैसा, वही कुछ तुम्हारा फ्रांस टाइप का, वेरी नाइस। और उसके बाद तुम वार में लड़ रहे हो। अब देखो 1917 हो रहा है, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया कोमल, कल बताए थे, कल जाएंगे, कल का टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, बी हैप्पी। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार करेंगे कल। तो इसमें देखेंगे कि जो वर्ल्ड वार जो हुआ है, अब तुमने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया, तुम तो उधर चले गए थे, ट्रिपल एंटोन जो बताए थे कल, याद आ गया ना। उसमें जब तुम जाओगे विश्व युद्ध करने के लिए, और विश्व युद्ध 1914 में गिर गया, शुरू हो गया, 18 तक चला, 17 में हो रहा है, समझने का प्रयास करो। यानी कि अब अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ पे, और जब अननेसेसरी पैसा खर्च करोगे तो आपका जो ट्रेजरी है या आपका जो तिजोरी है, तिजोरी से पैसा जाएगा, फ्लो होगा, और जब तिजोरी से पैसा फ्लो होगा तो आप पैसा लेंगे, टैक्सेस लेंगे, और टैक्सेस पर लेंगे, लोग गुस्साएगा क्योंकि लोग को पहले से परेशानी है। और गेटिंग में कितना लिंक है एक दूसरे से। अब देखो तो फाइनेंशियल लॉस इन वार्स वही लिखा गया है तुम्हारा, वहाँ पे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एलाइट क्लास को जो टैक्स देना चाहिए था प्रॉपर्ली वो टैक्स नहीं दे रहा है, कुछ फ्रांस वाला समीकरण। तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से विद्रोह हो गया। दूसरा देखो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, मोनार्की है एक तो,
ऊपर रूल कर रहा है, वो इनएफिशिएंट है, इनकेपेबल है, और जो वॉइस है कॉमन पीपल का उसको दबा के रखा है, अंडरमाइन करके रखा है जी। तीसरा क्या, करप्ट है, इनएफिशिएंट है, इनकेपेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद है पूरी तरीके से, ब्यूरोक्रेसी पूरा करप्ट है। बोल रहे हैं, सब पॉइंट बता दिए हैं। टू मच नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, भाई भतीजावाद बहुत चीज। जब भाई भतीजा वाला चीज किसी कंट्री में आ जाता है बाबू, तो दूसरा तो मेरिटोक्रेसी का कहीं बातें नहीं होगा, जैसे नेपोलियन ने किया था। अब गेटिंग में, स्टेट के पास कोई वेलफेयर कैरेक्टर ही नहीं था कि प्रजा के लिए कुछ करे, ठीक है। हमेशा वार में रहते हो तो क्राइसिस तो आना ही है, फिर हैवी टैक्सेशन लगाओगे पीपल के ऊपर, और कम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है जो समझ में नहीं आ रहा लोग को। लोग पैसा दे रहे हैं और पैसा मांगा जा रहा है, तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे जीएसटी शुरू में आया था तो जीएसटी के ऊपर बहुत सारा चुटकुला भी आया था। आगे बढ़ते हैं तो देखो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बता चुके हैं, फिर भी बताना चाहेंगे हम तुमको यहाँ पे कि रसिया क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, डिवाइन राइट्स है। कि डिवाइन मोनार्की समझते हो कि किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, हम खुदा ने हमको भेजा है। जब खुदा से जोड़ दोगे अपने आप को तो फिर क्या आंसर देने की जरूरत है। हम तुमको बोल दिए कि बाबू जी कुमार मजाक चीज़ नहीं है, विष्णु का अवतार है, तुमको बोल दिए तो तुम कहाँ सवाल जवाब करोगे हमसे। तो ऐसे बाबू बोल दिए वरदान है, पूरा हम तुमको दे दिया, हो गया बात खत्म, नहीं बोलना है, बस लो आशीर्वाद जल्दी जल्दी आओ। यही वाला हाल है। आप तुमको तो बोले ही हैं, ज़्यादा सर पे चढ़ाओगे तो एक दिन घोषित कर देंगे कि विष्णु का अवतार है हम। यही होता है बाबू। वो छोड़ दो, कार्टून वटून देखा है गणेशा का, देखो हम तुमको क्या बोलना चाहते हैं पहले समझो। तो हम भी देखते रहते हैं। बात समझो यहाँ पे देखो, एकदम बहुत मैं सॉफ्ट भाषा में बहुत क्रिटिकल बात को मैं वो कर रहा हूँ। एक कॉमेडी में मैं चीज़ों को बहुत पकड़ रहा हूँ। देखो होता क्या है वर्ल्ड में, क्या होता है जब आप किसी को भी एक्सेस सर पे चढ़ा लेते हैं, वो मोनोपोली करना शुरू कर देता है। ये नियम है, ठीक है, चाहे सरकार का बात हो, चाहे खुदा का बात हो, किसी का भी बात हो, ठीक है, नेचुरल है। वो बहुत कम लोग इंसान होते हैं, बहुत कम। वॉशिंगटन जैसे इंसान बहुत कम होता है। क्यों? वॉशिंगटन का तुमको कहानी भी पता है, खाली ऊपरे ऊपरे न पढ़ा है, रोंगटा खड़ा हो जाएगा वॉशिंगटन के बारे में जानोगे तो। थोड़ा सा जान लो, मैं बताता हूँ तुमको। फार्मर्स थे बिल्कुल। तुमको बताते हैं कि जब वॉशिंगटन ने जब जीत लिए, 1781 का हुआ, यॉर्कटाउन वाला हुआ, 1783 में पेरिस ट्रीटी हुआ, पता वो चले गए वहाँ पे, किसान चले गए, इतना कुछ लड़वा दिया, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस करवा दिया उन्होंने, है ना। अब एक फतेह हो गया। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि इंडिपेंडेंस हो जाता है अमेरिका, तो उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और हम चल जाएंगे अपना किसानी करने के लिए। तो ऐसे भी रहे हैं महापुरुष वर्ल्ड में, समझे ना। तो वो चलेंगे, लिटरली चलेंगे। जब ये पता चला इंग्लैंड में ये बात, तो वो लोग ताजुब हो गया कि ऐसा आदमी भी है, समझे ना। और फिर से जब बैठक हुआ कि अब प्रेसिडेंट किसको चुना जाए, तो वॉशिंगटन को भेजा गया 10 वो करके कि सर आ जाइए, सब सर्वसम्मति से हम आपको चुन रहे हैं। और वो किसानी कर रहा है वहाँ पे, फार्मर्स बन गया वहाँ पे जाके। फिर उनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया और फिर प्रेसिडेंट दिया गया। इतना ही नहीं, देखो लोकतंत्र को बचाने वाला, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बहुत इतिहास है कि एक से एक सज्जन पुरुष है। अब जब ये अमेरिका का 4 साल का वाला कार्यकाल जो कभी चलता है, हमारा 5 साल होता है, वहाँ 4 साल होता है, जब इन्होंने 2 टेन्योर खत्म किया, ये बोले कि अब हम इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। इतना लिबरल थिंकर। और ये तो बहुत बड़ा बात है, ये तो बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हो ना। अब बोलना मोदी जी को 3rd बार में वो हट जाते हैं, नहीं हटेंगे, कोई नहीं हटाना चाहेगा। इसलिए अमेरिका जो है ना बाबू, इसलिए सबको दिया दिखाता है। और इसलिए वहाँ पे संशोधन हो गया कि कोई भी जो यूएस के प्रेसिडेंट बनेगा वो 2 ही टेन्योर तक बन सके। यही रीज़न है, बिकॉज ऑफ वॉशिंगटन का एफर्ट। समझ में आया? बुद्धि खुला तुम लोग का? क्योंकि यानी कि पहला ही जो मुखिया बनते, इतना एथिकल आदमी बनते हैं जिन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि इस तरह भी चलाया जा सकता है कंट्री को। उसके बाद ओबामा तो ऐसा है कि ओबामा तो इतना बड़ा, हमको नहीं लगता कि इस मॉडर्न एरा में ओबामा इतना बड़ा लीडर कोई जन्मा है अभी तक का। आई डोंट थिंक सो। ये मेरा दावा है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ओबामा इतना बड़ा लीडर कोई नहीं है। मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ये चीज़। चैलेंज कर दे हमको, हम उसको चैलेंज कर देंगे। ओबामा इतना विजनरी, ओबामा इतने दूरदर्शी, आई डोंट थिंक कि अभी मॉडर्न एरा में कोई होगा। फिर भी उन्होंने 2 ही किया, चाहते तो संशोधन कर सकते थे। आर गेटिंग मी? और वहीं पे एक बुड़बक आता है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प,
जो हार गया उसके बावजूद भी उसके वायलेंस से, उसके गलत स्पीच से क्या हुआ, कितना किरकिरी हो रहा है दुनिया में, तुमको पता है? हंस रहा है ईरान लोग, हंस रहा है चाइना लोग, हंस रहा है। चाइना क्या बोल रहा पता है? अभी ट्वीट आया था 2 दिन पहले, चाइना क्या बोला कि हांगकांग में घुसते हैं, अपना देखिए ना। यही सब था ना, सब कुछ तो बताते नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, अपना थोड़ा हाथ पैर मारो तुम लोग, समझो अपना देश में क्या चल रहा है वर्ल्ड में। तो ये सब चीज़ है, समझे ना। तो यानी कहने का मतलब ये बात कहाँ से हम खींचे, बात यहाँ से खींचे कि डेमोक्रेट्स खाली कॉपी में नहीं होता है, डेमोक्रेट थिंकिंग में होना चाहिए। आर गेटिंग मी अंकित? यही चीज़ यहाँ मिसिंग था रशियन रेवोल्यूशन में। ऑटोक्रेसी है, लंबा सेंचुरी से आप चला रहे हैं उस चीज़ को। देखो तो वहीं पे है, देखो बात समझो कि यानी कि हम आंसरेबल केवल गॉड से होंगे। इसीलिए जी कुमार का जो बात था, हमको इतना भी सर पे मत चढ़ा कि हम अपने आप को घोषित ही कर दें। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कटाक्ष मारना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको शंकर जी से भी तुलना कर देता है कई लोग उनको मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है। आई डोंट थिंक भगवान के बराबर कोई हो सकता है इंसान। यदि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं, भगवान आइडियल चीज़ है, भगवान आइडियल है, भगवान में कोई भी खराबी चीज़ नहीं हो सकता है और इंसान में खराबी होगा ही होगा, नियम ही है। तो भगवान के आप करीब पहुँच ही नहीं सकते। भगवान होना मतलब एक आइडियल आदमी बनना होता है, हर एक चीज़, और हर एक चीज़ पूरा यहाँ पे कर ही नहीं सकते हो क्योंकि समीकरण वैसा है। तुम गुंडा को मरवाना पड़ेगा तुमको प्रशासन में रहने से, तो तुम भगवान वाला काम कहाँ कर रहा है? भोला जी तो सबको माफ़ कर देते हैं, चोर को भी कर देते हैं, डकैतू भी कर देते हैं, गोरखनाथ है वो तो, आदिनाथ है वो तो कहाँ भगवान वाला प्रिंसिपल काम आ सकता है यहाँ पे? आर गेटिंग भी समझने का प्रयास होना चाहिए। इसलिए जी कुमार ही है, वो कभी भी विष्णु जी का अवतार नहीं हो सकता है। ऑन द सिमिलर लाइन कोई भी एक राजा है चाहे कुछ भी है, उसका भी एक सर्टन डिग्री है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है। और यही चीज़ यहाँ पे मिसिंग था। क्या बोला? देखो ये चीज़ मजाक का चीज़ नहीं है, क्योंकि यही चीज़ पे दिल्ली सल्तनत में भी कार्ड खेला गया। जब तुम लोग को मेडिवल इंडिया बताया जाएगा, इसके ऊपर बहुत लंबा चर्चा होगा कि डिवाइन पावर, अकबर ने भी यही चीज़ खेला है कि आपको आंसरेबल नहीं होना होगा उसके लिए। तो मतलब हिस्ट्री में ऐसा बहुत रेफरेंस है डिवाइन पावर का। देखो वहाँ पे हाईली डेस्पोटिक था, डिसओरिएंटेड था, पीपल के वेलफेयर के लिए आप काम ही नहीं कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फ्रैगमेंटेड था, करप्ट था, समझे, पूरा बर्बाद था, रोटन था। मोनार्की क्या था? खाली एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, ब्यूरोक्रेसी इनकेपेबल, इनएफिशिएंट। मोनार्क क्या था? ट्रायनिकल था, मतलब वही जुल्मी वाला था। जुल्मी समझते हो ना, झपट जाओ, लूट लो, प्रजा का कोई ख्याल नहीं है। जार जो रूल कर रहा था रसिया को, अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर से जी रहा था वो, समझिए ना। जब ऐसा होगा तो रिवोल्यूशन आना ही आना है। रशियन ऑटोक्रेसी, वो ऑटोक्रेसी के बाद बताया ना थोड़ा सा, वो डिस्क्रिएटेड बाय मिलिट्री डिजास्टर, क्या मिलिट्री डिजास्टर, यानी कि मिलिट्री कर देता था, मिलिट्री रूल लगा देता था लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो अच्छी बात नहीं है। जार, बिकॉज ऑफ जार रसिया गॉट इंडल्ज इनटू नेपोलियनिक वार। नेपोलियनिक वार में, क्रीमिया वार में जाकर लड़ रहा है वहाँ पे, नेपोलियनिक वार में लड़ रहा है, क्रीमिया वार में लड़ रहा है, रसिया जापानीज वार हो रहा है उसमें लड़ रहा है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो लड़ ही रहा है। यानी कि एक ही वार नहीं, बहुत जो अगल बगल सब में जा रहा है। तो ये जार का प्रेस्टीज का सवाल है, ये है फलना टिकना है, हमको उसके बाद भाई तुम लड़ो ठीक है, मगर तुम अपने कंट्री का ह्यूमन बीइंग के कॉस्ट पे नहीं लड़ सकते हो। अब हम किसी को दान देंगे, इसका मतलब थोड़ी कि हम अपना बीबी का वो कंगन बेच दे। भाई एक लिमिटेशन है, उसका भी एक इज्जत है। यही हाल हो गया कंट्री में। दानी तभी बनी हो कि तो जब तुम्हारा पास जेब में पैसा हो, है ना? सही बात बोल रहे हैं। हमको भी बनना है, हमको भी बनना है, और उसके बनने के हिसाब से पहले हमको अपना बनना होगा ना। हमको भी नॉलेज देना है, और नॉलेज देने से पहले हमको नॉलेजेबल बनना होगा ना। सोशो इकोनॉमिक कॉज देखो, स्ट्रॉन्ग फ्यूडल ट्रेंड्स है कोमल रसिया में, बैकवर्ड स्टैग्नेटेड एग्रीकल्चर है, कंडीशन पीजेंट्स का बहुत बुरा है, टेक्नोलॉजी ये नहीं है एग्रीकल्चर सिस्टम में, टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या करोगे तुम? हाँ, इरिगेशन का टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी है ना बढ़ रहा है जी। आज बीटी कॉटन का बात करते हो तुम लोग, कॉम्प्लेक्स इरिगेशनल तुम्हारा बायस टैक्सेशन सिस्टम है जो आदमी पे ही लगा जा रहा है, कॉमन सब्जेक्ट पर लग रहा है। कोई स्टेट का कोई स्पॉन्सरशिप ही नहीं है एग्रीकल्चर की तरफ से। जो कॉमन पीपल का जो प्लाइट है, दुख है, उसको इग्नोर किया जा रहा है भी तुम्हारा टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, समझे। लोन जो टेकन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इन केस ऑफ, अब बताओ फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस में जा रहे हो तो दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हो, पैसा दो, और दूसरा कंट्री तुमको दे रहा है। अब जब दे रहा है, आज जब देने का बारी नहीं आएगा तो टैक्स लगाएगा तुम आदमी पे।
तो आदमी वही फार्मर देखो, फार्मर बताओ, फार्मर्स के बाबू ये आलम है कि वो एक लेबर बन के रह गया, यानी कि कंट्री में सच में सीरियसली प्रॉब्लम चल रहा था। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन वार देयर आर हैवी बर्डन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर, वही जो तिजोरी पे क्राइसिस, तिजोरी पे खाली होते जा रहा तिजोरी। ये क्या बता दिया तुम लोग को, सोशो इकोनॉमिक कॉज, यानी कि सोशल भी है इकोनॉमिक भी है, दोनों को क्लब कर दिए। अब देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है कोमल, देखो कैसे, देखो फ्रांस का बात किया गया है, देखो कितना बढ़िया बात किया गया है कि किस तरह दबाया जाता है। आई होप तुमको बताने की कोई जरूरत ही नहीं होगा ये चीज़, प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज इसको खोद के पता है। तो देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ रशिया। रशिया में जो लोग थे उसके बीच में कोई अच्छा मैसेज नहीं था रशिया को लेके। क्यों? क्योंकि बाबू दबाया जा रहा था लोगों को, जैसे फ्रांस में दबाया जा रहा था। समीकरण कुछ ऐसा ही था यहाँ पे, सोशल ऑर्डर ऑफ रशिया वाज लाइक इन फ्रांस, और उसी में तुम्हारा प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज के बीच में डिवाइड था। जब डिवाइड होगा तो अंडर प्रिविलेज वाले लोग बिगुल बजा देंगे क्रांति का, समझे। जो नोबल्स थे वो प्रिविलेज क्लास थे रशिया में, ठीक है, और ग्रेट पोर्शन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ठीक है, उसके अंदर था। वही नोबल्स तो हमेशा जमीन रखा ही है अपने पास में, है ना। जो बताए थे फ्यूडलिज्म ट्रेंड्स बताए थे, याद है कोमल, नाइट वाला सब याद है ना जी। ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड पोजीशन नोबल्स रखता था, जबकि कॉमन मार्क्स जो है तुम्हारा पीजेंट्स है वो क्या था, वो लिटरली स्लेव्स बताए ना, तो स्लेव्स बन गया, लेबरर्स बन गए, स्लेव्स बन गया। इतना हाल बुरा हो गया इन लोग का। यदि हम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी का बात करें तुमसे, 1850 के आसपास का बात करें, 45 मिलियन सर्ब्स थे। वही सर्ब्स बाबू को जो कैसे जाता सबडम, बिल्कुल, यानी कि 4 करोड़, 4 यानी कि 4.5 करोड़ जो लोग थे पीजेंट, वो स्लेव सर्ब्स बन चुके थे। सर्ब्स मतलब बताया नीतीश बात था तुम यहाँ पे क्लास में? यस सर। कितना बड़ा डिस्क्राइब किए थे हम, बता देना क्लास के बाद इसको, ठीक है। एक तरह से स्लेव्स ही हुआ, समझे ना। अब इस लैंड उससे छीन लिए, हाँ, अब बेचारा दूसरा लैंड पे काम कर रहा है। इतना मतलब बुरा हाल है इसका। हाफ ऑफ देम, ठीक है, हाफ ऑफ देम वाज अंडर क्राउन, यानी कि क्राउन के अंदर है। आधा तो तुम्हारा उसके लिए काम कर रहा है, राजा के लिए काम कर रहा है, और आधा नोबल्स के लिए काम कर रहा है, चर्च के लिए काम कर रहा है, यानी कि पूरा बेकार बना दिया तुम इसको, समझ रहे हैं ना। मतलब पूरा इस सिस्टम में माने कि 4.5 करोड़ आदमी का हाल तुम बुरा कर दिया अपने कंट्री में। भाई विद्रोह करेगा वो, देखते जाओ तुम। अब देखो एज यूजुअल, जहाँ फिलोसोफर नहीं रहेंगे वहाँ का कभी आंदोलन होगा। ये सब जो चीज़ आज तुम पेज में पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ यही फिलोसोफर सब उठा रहे हैं बात को, है ना। जैसे देखते हो कि जितना ही पढ़ा हमने, फिलोसोफर का बहुत बड़ा रोल था। कई लोग तो ये भी कहते कि वोल्टायर नहीं होता तो फ्रांस का रिवोल्यूशन ही नहीं होता, यहाँ तक बात पहुँच जाता है। देखो रशिया में जो मेटलिस्टिक जो रिवोल्यूशन वाज presided by the revolution in the realm of ideas of influence of political thinkers in the minds of people। जो रशिया में देखते हो इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो कैसे वहाँ के पीपल के जो माइंड पे असर किए हैं थ्रू देयर राइटिंग्स। इन स्पाइट ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ जार टू सील रशिया अगेंस्ट लिबरल एंड रेडिकल आइडियाज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज फिल्टर इनटू द कंट्री। बताओ जार ने क्या किया, जार का जो चीज़ है वो रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया। जो यूरोप से जो नया आइडियाज़ आ रहे थे वो पेनिट्रेट कर गए, क्योंकि यूरोप में तो बिल्कुल बच गया था। अब देखो कोई भी एक कंट्री में होता है तो उसका असर तो दूसरे कंट्री में जाना ही है। वही बोले कि द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज फिल्टर इनटू द कंट्री, कंट्री के अंदर वो चला आया और उसको रोक नहीं पाया जार ने, समझे। दिस आइडियाज अवेकन द पीपल इन द कंट्री। अब बड़े बड़े आ गए हैं तुम्हारे थिंकर्स, मार्क्सिज्म गोरके, ठीक है, स्पेलिंग सब गलत होगा, कार्ल मार्क्स है, फटाफट लिखा गया था। और ऐसे बहुत सारे थिंकर आ गए जिन्होंने पूरी तरीके से यंग रशियन को चेंज कर दिया, उसका थिंकिंग पावर चेंज कर दिया। दे एक्सपोज द रियल एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ जार, नोबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देखो जार कोई हित के लिए नहीं है, यहाँ पे जार का जो नेचर है वो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, नोबल्स भी भाई दबा के रखा है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भाई पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी बिक चुका है। करे तो करे क्या भाई, उठो सब चलो। तो ये प्रोग्रेसिव थिंकर्स ने क्या किया, एक्सप्रेस किया मोनार्कियल का जो मिस रूल हो रहा था और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन रशिया का जो था अपने राइटिंग्स के द्वारा।
पढ़े लिखे आदमी यही करते हैं, इसी तरह उजाला दिखाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, समझे ना। इसलिए बोलते हैं पढ़ो लिखो, कहीं काम नहीं आएगा तो कम से कम आदमी तो समझाएगा। बैंक रनिंग, ये बैंक रनिंग हुआ कि नहीं हुआ कोमल? बैंक रनिंग यानी कि पूरा तुम्हारा क्या है कि वॉज अनदर, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आदमी का नाम है, हम इकोनॉमिक्स में घुसे, आई एम सॉरी। एक दूसरे फिलोसोफर थे जिन्होंने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को रसिया में जन्म दिया और ये रेडिकल इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। बात समझे? तो ये सब इनका रोल है। अब देखो ये जो नाम है, नाम स्पेलिंग बहुत गलत है, ठीक है। ये मैं मतलब सोचो, हमने नोट जो बनाया था और नोट्स हमने क्या किया था कि पूरा एक किताब पढ़ लिया था, किताब को छोड़ दिया था और मैं नोट्स लिखे जा रहा हूँ अपने मन से, समझे ना। इसलिए स्पेलिंग सब बहुत गलत है इसमें, ठीक है ना। उतना प्रेशर था हमको उस समय पढ़ाने का, उस समय और इनोवेटिव थे, यानी कि पूरा एक किताब पढ़ लिए और जो चीज़ बच्चे लोग को बताना चाहिए, जैसे बच्चा लोग इतना पढ़ेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, तो उस तरह लिखा गया चीज़, इसलिए स्पेलिंग बहुत गड़बड़, नाम आदमी का स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है, जानते हो ना। मैं इसका निवारण कैसे होगा? निवारण तब होगा जब तुमको भेजा जाता है और हम वॉइस मैसेज भेजते हैं, वहाँ से नाम को तुमको मिल जाएगा। वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, देखो वार हुआ, जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये फ्यूटल था, फ्यूटल मतलब बर्बाद था ये, समझे ना। यानी कि काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड भी यूज कर सकते हो। रसिया के इकोनॉमिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया इसने। जारिस रिजिम था, वो उस पोजीशन में नहीं था कि वो क्या करे, एक्चुअल में उस पोजीशन में नहीं था कि वो वार करे, क्योंकि रसिया ख़त्म हो चुका था, मगर फिर भी किया इसने। फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखो रसिया तुम्हारा ट्रिपल एंटोन के पास था कि नहीं था, कल बताए थे। देखो कोमल, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, और इसमें ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस का उसको नुकसान झेलना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। देखो एक क्लास का हम ख़त्म कर दिए हैं, देखो मज़ा आ गया ना। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन हम दिए थे उन लोग को उस समय, देखो ये क्वेश्चन दिए थे जो हम, देखो अच्छा मैं जिक्र करता, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे दिया था उन लोग को, देखो ये मैंने दिया था, देखो वहाँ पे दिया था, देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ एंटी मर्केंटिलिज्म अप्रोच अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ठीक है। जैसे तुम लोग पूछते हैं ना, उस दिन हम पूछे थे वहाँ पे, इसलिए कॉपी में था वो, जैसे तुम लोग पूछते हैं ना तो वहाँ से कॉपी हम बोले थे कि बच्चा लोगों को पढ़ा के उसके बाद 15-20 मिनट टाइम दे के बनवाएंगे। और दूसरा देखो ये सब कवर कर चुके थे वहाँ पे। दूसरा है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, जो कि तुम लोग को भी हम चर्चा की है इस पर। और क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिफरेंट है जापान का एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, बताए दिए थे तुम लोग, मनवाए, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ था, अगर मगर बहुत बात कर चुके थे, और उसमें बच्चे लोग को बताया गया देखो कि कैसे करोगे, आंसर कैसे लिखोगे, स्पेशली थर्ड वाला पार्ट का, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलग है। देखो ये इसको बोलते हैं माइंड मैप, छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। कीवर्ड मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, आगे जाओ। ये तरीका है, समझ जाओ बाबू, जो मेहनत कर रहे हैं अभी पहले करके बैठे हुए हैं। देखो रोल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905, 1905 में जो हुआ था उसका क्या रोल है, ठीक है। ये पढ़ेंगे तो और कॉम्प्रिहेंसिव है। अब तुमको समझ में आ रहा है स्थिति, फैक्टर्स, कॉजेस, बैकग्राउंड तो सब समझ में आ ही गया रशियन रेवोल्यूशन का। तो अब देखो रशियन रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा है, 1905 में क्या चीज़ हुआ, ये भी माइंड मैप में हल्का बता ही दिए थे कि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थोड़ा सुधार गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का प्रयास था, मगर उस लेवल पे नहीं हुआ जो कि 1917 का अक्टूबर-नवंबर में जो हुआ था। देखो ये पहला एक्सप्रेशन है रेवोल्यूशन का अगेंस्ट मोनार्की, ठीक है, और जो रोटन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके अगेंस्ट, उसके विरोध। ये तुम्हारा जार के रिजिम, जार का जो रूल था उसके अगेंस्ट था, जो कि वीक था, इनएफिशिएंट मोनार्क था, सॉरी। उसके बाद रिफॉर्म्स चला है, जैसे कि मैंने तुमको बताया है। 1905 के चलने के बाद रिफॉर्म्स शुरू हुआ 1911 से लेकर 12 तक, मगर ये रिफॉर्म्स बट द रिफॉर्म्स वाइटलिटी इनएफिशिएंसी, यानी कि उतना बढ़िया नहीं था, इसमें ठीक से नहीं लिखा है, उतना बढ़िया से नहीं था। अब इलेक्टेड डूमा प्रूव टू बी फुटाइल, जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, लोकतंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है, जो चुन के आ रहा है, डूमा मतलब वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, अलग अलग टर्म है, समझे ना। जैसे यहाँ पे एमपी बोला जाता है ना, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो, वो फ्यूटाइल है। क्यों? क्योंकि उसने रिफॉर्म्स ही नहीं लाया। 1905 का जो एवेंचुअली वार हुआ, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स आना चाहिए, और 1911 और 12 में प्रॉमिस भी किया गया, और जिसकी वजह से इलेक्टेड चुन के भी गए, रिप्रेजेंटेटिव चुन के भी गए, मगर उन्होंने ढंग का काम नहीं किया, ये बोलने का मतलब है, समझे। और 1905 में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इतने हुए हैं, उसका कोई देयर वाज नो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, खाली पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुआ है ऑन द ग्राउंड लेवल। और 1911 में देखो क्या होता है, वहाँ पे वो देखते रहना हैंड राइटिंग, तो ऊपर चल जाएगा सर से ऊपर, कि 1911 में जारिस जो रिजीम था उसने
3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सोसाइटी को उसने वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, यानी कि दुख पहुंचाया, दुश्मनी किया। तो देखो कौन सा है, एक पीजेंट्स को दुश्मनी पहुंचाया, एक वर्कर्स को पहुंचाया, एक इंटेलेक्चुअल्स को पहुंचाया, और ये तीनों क्या है, ह्यूज पॉपुलेशन है कंट्री के लिए। अब विद्रोह मारेगा ना ये सब, समझ रहे हो ना। तो 1905 के बाद क्या क्या घटना घटे हैं, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुआ है, 3 गो जो मेन सेक्शन है किस तरह इसको नीचे किया गया, और कैसे इसके अंदर एक माइंडसेट बना कि यार ये तो ठीक नहीं है सोसाइटी, ये ठीक नहीं है, रसिया में जो हो रहा है वो सही नहीं है, ज्वालामुखी बढ़ेगा। अब देखो लेनिन आए, लेनिन बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी आदमी थे जो कि बाद में जाके वो सत्ता हासिल किए हैं। तो लेनिन देखे, लेनिन ने रियलाइज़ किया कि ज़रूरी है रेवोल्यूशन का, और वो अवेयर थे कि भाई रिफॉर्म्स कुछ पास्ट में हुआ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम रिफॉर्म्स का, वो अवेयर हो गए, ठीक है। और लेनिन क्या था, एबल टू जज विथ एक्यूरेसी, ये भी बहुत चालाक आदमी था, एक्यूरेसी के साथ वो जज किया एंड व्हाट वाज द पॉलिटिकली पॉसिबल इन गिवन, और अभी के क्राइसिस में, अभी के सिचुएशन में क्या करना उचित होगा, इसको भांप लिए। कौन, लेनिन। ऐसे लीडर थोड़ी कोई बनता है जी। तो देखो अब आ गया बोल्शेविक और मेंशेविक का, ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। देखो अब देखो ये बहुत बढ़िया से सीखना है बाबू, ध्यान नहीं मन लग रहा है फिर भी ध्यान लगाते रहो। रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है, मेंशेविक पार्टी, ठीक है, ये मेंशेविक पार्टी रिफॉर्म्स नहीं ला पाया, वही 1905 के बाद जो हुआ 1911-12 में बोला कि हम मेंशेविक पार्टी हम ला देंगे, ये रिफॉर्म्स नहीं ला पाया, इसलिए बोल्शेविक पार्टी का उदय हुआ है, जिसमें लेनिन लीडर है, और ये पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल से इन्वॉल्व है, वही कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स से। यानी समझ रहे हो कि कैसे मेंशेविक का काम नहीं अच्छा होने की वजह से बोल्शेविक का उदय हो रहा है। अब बोल्शेविक का जो नेतृत्व जो कौन कर रहे हैं, कोमल, लेनिन कर रहा है, वेरी गुड। उसका दूसरा पक्ष देखो, ये रशियन रेवोल्यूशन टायरेनिकल जो रूल था, जार का ऑटोक्रेटिक रूल था, उसके अगेंस्ट था, और जो कि हम लोग को 1905 में देखा गया और देखने को मिला। उसका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म जाके 1917 में जाके कल्मिनेट हुए हैं। क्यों, फरवरी का जो रिवोल्यूशन है उसको बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, समझे ना। बोल्शेविक क्यों, क्योंकि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है ये लोग। और देखो बाबू, कई लोग बोलते हैं ब्लडी रिवोल्यूशन भी था, खुद बहुत खून बहा है इसमें, ठीक है। पॉपुलर प्रोग्रेसिव भी था, मिक्स था। उसके बाद देखो 1917 का जब होता है तो फिर यानी कि अक्टूबर नवंबर का भी जब हो जाता है तब फिर से कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आता है, जो 1921 के बाद लेनिन साहब इम्प्लीमेंट करते हैं। लेनिन देखो, लेनिन क्या कर रहा है, बोल्शेविक पार्टी बना रहा है कार्ल मार्क्स से, राइटिंग से, उनके राइटिंग से, इसलिए तो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं ना। देखो पर्सनैलिटी ऑफ लेनिन स्किलफुल टैक्टिशियन थे और रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से बोल्शेविक पावर में आया है, समझे। इन्होंने बोल्शेविक पार्टी को गैल्वेनाइज किया, रेवोल्यूशनरी ग्रुप में बनाया, और बस वेट कर रहे थे कब पावर हथिया ले हम। सही समय का इंतजार करो। कल क्या बोल रहे थे पर्दे के पीछे, तुमको कुछ सिखाया जा रहा था पॉलिटिक्स का तुमको, याद आया, कुछ बोले थे। हाँ, बहुत काम करना पड़ता है, लेनिन साहब वही कर रहे हैं। लेनिन क्या है, देखो कोमल, उतना शक की नज़र से मत देखो उसको। देखो लेनिन वाज अपोज टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बहु पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के विरोध थे, और अपने आप को बुर्जुआजी डेमोक्रेसी करवाते थे कि बुर्जुआजी डेमोक्रेसी, यानी कि ये भी देश को कहाँ ले जाएगा, देखते रहो तुम। ही स्टूड फॉर कन्वर्जन ऑफ बुर्जुआजी डेमोक्रेसी इनटू, मगर देखो सॉरी मैं गलती हो गया। देखो लेनिन 2 चीज़ के अगेंस्ट थे, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और बुर्जुआजी डेमोक्रेसी, यानी कि जो मर्चेंट क्लास होगा, मर्चेंट, देखो कि प्रिंसिपल का विरोध हो गया। कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल यही है कि भाई मर्चेंट क्लास को उतना बढ़ने मत दो, नहीं तो शोषण करेगा वर्किंग क्लास पे। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है कि ज़्यादा सबका सुनेगा तो फिर करेगा कब, ये तो बहुत बड़ा लूफॉल्स है डेमोक्रेसी का। तो इसके अगेंस्ट थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अब बुर्जुआजी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी थे कि जो मर्चेंट क्लास है वो सत्ता पर रहेगा तो बहुत पूरा शोषण होगा। ये बात चाहते थे कि बुर्जुआजी डेमोक्रेसी को कन्वर्ट करना चाहते थे सोशल रेवोल्यूशन में, यानी कि लोगों को जागरूक करके रेवोल्यूशन करवा देना, वर्किंग क्लास को जागरूक करना, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जिसको इतना लंबा समय से दबाया जा रहा है उस कंट्री में, उसको ऊपर करना। नोबल थॉट। ब्लडी रेवोल्यूशन भी है, क्योंकि इतना बड़ा रेवोल्यूशन करो तो खून तो होगा ही, ब्लड तो बहेगा ही, ब्लड से तो होना ही है। देख लो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितना ब्लड, रेन ऑफ टेरर देख लो। तो फिर इसलिए क्या किए, ये स्टूड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म,
उठ गए, कैपिटलिज्म सही नहीं है, कैपिटलिस्ट क्लास जन्मता है इससे, इंपीरियलिज्म हम सहयोग नहीं करते। कहा जी लूटना है देश को, उसके अगेंस्ट है, इंपीरियलिज्म का अगेंस्ट था ये। फॉर दिस इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाया है जिसका स्लोगन क्या था, पीस लैंड एंड ब्रेड, शांति चाहिए, जमीन चाहिए और ब्रेड चाहिए, क्या है, और मेड रिग्रेस प्रोपागेंडा फॉर इट, और बहुत प्रोपागेंडा इसका चला है, प्रचार किए हैं। लेनिन ग्रेवनाइज बोल्शेविक इनटू अ ट्रूली रेवोल्यूशनरी ग्रुप, और बोल्शेविक पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे उस पार्टी को रेवोल्यूशनरी ग्रुप में कन्वर्ट करवा दिए ये, और एफर्ट्स लाने का प्रयास था इनके द्वारा, जो कि मेंशेविक ने नहीं लाया था 1905 के बाद। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि हाईली इन्फ्लुएंस थे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से, अभी जस्ट बोले तुमको, और ही कैरिड आउट फॉलोइंग स्टेप्स, और इन्होंने ये काम किया है उस देश में, रसा में। क्या किया है इन्होंने, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दिया, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार का प्रॉपर्टी होगा, इनकी सरकार तय करेगा किसके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, जब सरकार तय करेगा तो बाबू सबको बराबर देगा। और लैंड्स टू पीजेंट्स, लैंड को दे दिया पीजेंट्स को, दीजिए आप करिए कल्टीवेट करिए, आपका टैक्स आएगा हमको बेनिफिट होगा, और हमको पैसा आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। सरकार पास तिजोरी जितना आएगा उतना हमारे ऊपर खर्च करेगा वो। सोशलिस्ट प्रिंसिपल यही तो है। नंबर 1, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप को सीज कर लिया गया, जो भी प्राइवेट लोग चला रहे थे कंट्रोल फुल, तभी ना PSU वहाँ से आया है कमल, वो हमारे इंडिया में पूरी तरह से फेल कर गया ये चीज़, क्योंकि करप्शन होना शुरू हो गया इस पर। तो फैक्ट्रीज और वर्कशॉप को सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया गया स्टेट के द्वारा, बिना कोई कंपनसेशन का, भाई स्टेट का है दो, इधर भागो यहाँ से। लेबर को कंपलसरी का वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द सिटीजन्स, समझे, यानी कि लेबर को एक सिटीजनशिप का दर्जा दिया, क्या गरीब कोई अमीर कोई रंग ना कोई राजा है, सब बराबर है, लेबर भी आगे है, लेबर के बिना इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता है, इसलिए ILO आ गया, समझते जाओ। ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ रसिया को डिस्टेबलाइज कर दिया गया, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो कान में बढ़ता है कि बाबू फ्यूडलिज्म बहुत बढ़िया था, यूरोप से आया था, बढ़िया था, हमको पूजा करो, पोप है बिशप है, भागो रहे यहाँ से, समझे कोमल। अब इससे बढ़िया नहीं हो सकता। उसके बाद देखो ये समझ में आया कि किस तरह घटना घटे हैं। अब नेचर भी जान लो, कैरेक्टर भी जान लो, फीचर भी जान लो। तो रशियन रेवोल्यूशन, कई लोग ये दावा करते हैं कि ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था इसका, एक यानी कि प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है। कैसे? क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन है, रसिया को मॉडर्न रसिया में लाया है, मेडिवल से। क्यों मेडिवल से? क्योंकि फ्यूडलिज्म था वहाँ पे, बुर्जुआजीज का डोमिनेशन था, चर्च का डोमिनेशन था। यदि मैं तुम लोग को बोलूँ कि रसिया में चर्च सिस्टम कैसे पहुंचा था, तो तुम लोग का दिमाग खुल जाएगा और बेजेंटाइन एम्पायर चला जाएगा तुम्हारा दिमाग। बिशॉप्स वाला जो आया था नीचे टूट के, तो वो वाला बोलते नहीं कि बेजेंटाइन रूलर्स और जो वहाँ का जो ग्रीको ये रिस्पॉन्सिबल है कि जिसकी वजह से रसिया क्या हुआ था, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया था। पहला और सेकंड डे में बताए थे, सेकंड डे में बताए थे तुम लोग को, समझे ना। तो देखो वही लंबा चल गया, तो लंबा चला गया वहाँ पे भी। कोई भी एक सिस्टम आता है कंट्री में, देखता नहीं सती प्रथा कितना लंबा खींच गया, और दहेज तो अभी तक चल रहा है। तो सोसाइटी में जो चीज़ आ जाता है बहुत लंबा समय तक वो प्रोपागेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके लिए फिर क्रांति चाहिए, समझे ना। तो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर समझ में आ गया, क्योंकि मॉडर्न टाइम में रसिया को ला दिया। कहाँ से? मेडिवल इंडिया से, सॉरी इंडिया बोले, मेडिवल रसिया से। इंडिया रहेगा ही यार, इंडिया के बारे में हर समय बात होता है इसलिए। पॉपुलर कैरेक्टर, देखो पॉपुलर कैरेक्टर क्यों ना हो, क्योंकि ये क्या है, पहली बार रसिया पे तुम्हारा इतना बड़ा लेवल का मूवमेंट हुआ था। पैन रशियन मूवमेंट था ये जी, समझे। पैन रशियन मूवमेंट मतलब क्या है कि रसिया का लेंथ और ब्रेथ पे असर करा था पूरा। मास मूवमेंट था, पीजेंट्स और वर्किंग क्लास सपोर्ट था। तो काहे ने बोले ये पॉपुलर ये रेवोल्यूशन है। उसका सोशलिस्ट कैरेक्टर था, क्यों ना हो सोशलिस्ट कैरेक्टर, इसी के लिए तो लेनिन इतना प्रयास कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यही तो जानते हो कि यही चीज़ जो रशियन रिवोल्यूशन कैसे ऑब्जर्व की हो, R1 में, R2 में, R3 में, हाँ 1905 में, 1917 में, फिर से 1917 में। उसके बाद देखो ये क्या था जानते हो, मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज से सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का बात किया गया, और एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट था ये। आगे देखो मार्क्स थ्योरी, देखो ये तुम्हारा दिया गया कि वही अंडर प्रिविलेज, यही तुम्हारा क्लास स्ट्रगल के बारे में मार्क्स ने अपना थ्योरी दिया था, और यही थ्योरी काफ़ी प्रभावित रहा है सोशलिस्ट कंट्री के लिए। यानी कि कार्ल मार्क्स अभी भी जिंदा है, उनके थॉट अभी भी जिंदा है, वही चल रहा है। तो देखो जितना भी बात किया गया है उस चीज़ को सपोर्ट करते हुए देखो
प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था बाबू, क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव आइडियल्स था, इसमें लिबर्टी का बात था, इक्वलिटी का बात था, सोशल प्रोग्रेस का बात था, और जितने तरह के एक्सप्लॉयटेशन थे, चाहे फ्यूडलिज्म के ट्रेंड्स में हो, चाहे चर्च के द्वारा हो, चाहे जार के द्वारा हो, सब खत्म। पॉपुलर कैरेक्टर था बाबू, क्यों ना हो, मास पार्टिसिपेशन था, बता चुके हैं, क्योंकि देखने को मिला था सेकंड और थर्ड में स्पेशली गजब का देखने को मिला था, जहाँ पे बोल्शेविक और मेंशेविक एक दूसरे को आपस में पाते हैं, टकराते हैं, और यहाँ से कौन सा मेंशेविक की बोल्शेविक ऊपर निकल गया, सबको तोड़ते हुए निकल गया। ये मास रेवोल्यूशन है, समझे? इसमें पीजेंट्स है, वर्किंग क्लास है, और ये रेवोल्यूशन का फाउंडेशनल वैल्यूज बना, फाउंडेशनल हिस्सा बना। सोशल कैरेक्टर में थे, क्यों ना हो, क्योंकि ये सोशल कैरेक्टर थर्ड रेवोल्यूशन में देखा गया था। इम्प्लीमेंटेशन का बात है थर्ड में, क्योंकि उसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था, मार्क्सिस्ट का प्रिंसिपल था, उसमें सोशलिस्ट लाइन पे बात किया गया था, वार कम्युनिज्म पे बात था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात था। वार कम्युनिज्म पे आएंगे थोड़ी देर में, मैं पहले ही बोला हूँ आएंगे थोड़ी देर में, बहुत बड़ा बात है वार कम्युनिज्म। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना वही 1921 का, लेनिन लेके आए थे 1921, ठीक है ना। हाँ, तो पॉलिटिकल कैरेक्टर में क्या है कि जार खत्म हो गया ना, जार रेजिम खत्म हो गया, संविधान बना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए हैं, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बोल्शेविक मेंशेविक अपोजिशन वाला भी रहेगा। अब इम्पैक्ट क्या हुआ रसिया पे, पहले रसिया पे इम्पैक्ट देखते हैं, फिर वर्ल्ड पे इम्पैक्ट देखते हैं, यही था इश्यूज। रसिया में क्या है कि नया रसिया का उदय हुआ, एक सोशलिस्ट रसिया का उदय हुआ, एक कम्युनिस्ट रसिया का उदय हुआ, और कैपिटलिस्ट रसिया कोई नाम नहीं है, कैपिटलिस्ट खत्म। न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बना जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे बेस्ड है, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम भी है उसके अंदर। एग्रीगेट रिफॉर्म्स लाए गए पीजेंट्स को बचाने के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया गया पीजेंट्स के लिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 का आया, क्यों? आखिर रशियन रेवोल्यूशन के बाद आया, जो लेनिन लाए हैं, और ये चीज़ हमारे भारत पर असर किया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो लेनिन का पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो, जो अभी तक एमजी नरेगा कहाँ से बाबू, ये सब चीज़ तो वही का तो है। पीएसयू क्या, बिल्कुल पीएसयू पब्लिक सेक्टर लेनिन का है। बस जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हो गए थे लेनिन का प्रिंसिपल से, बहुत प्रभावित हो गए, बोले थे कंट्री हमारा आज़ाद होगा तो हम भी लगाएंगे। और सही है, जिस तरह कंट्री जिस कंट्री में बहुत डिवाइड था ना, तो जब आज़ाद हुआ था कंट्री में बहुत डिवाइड था, और लगभग हमारा 88%, 88%, 80+ कह सकते हो, 80% हमारा बीपीएल में था, गरीब था, इतना कंट्री गरीब था। तो जब कंट्री गरीब रहेगा तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल से ही चल सकता है, और उसमें तुम कैपिटलिस्ट ला देगा तो और गैप हो जाएगा। उसके बाद सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो सोशलिस्ट फॉर्म में होगा, क्यों? क्योंकि स्टेट का दबदबा रहेगा वहाँ पे, स्टेट तय करेगा कितना ट्रेड और कितना ट्रेड होना चाहिए। मैं जानते हो अभी के युग में ये फेल हो जाएगा, समझे ना। और उसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो कम्युनिस्ट आइडिया दूसरा दुनिया में जाना शुरू हो गया है कि नहीं है, कि कम्युनिस्ट से भी सरकार चलाया जा सकता है देश। क्या ये लोग वेस्टर्न वर्ल्ड खाली कैपिटलिज्म का बात करता है। रसिया देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल से भी देश चलाया जा सकता है, यानी कि विचारधारा वहाँ पे भी स्वीकार करना शुरू हो जाएगा। अब वर्ल्ड पे दो विचारधारा के बीच में लड़ाई होगा, और वहीं से नाटो फोर्स बन जाएगा, और वही तुम्हारा वहाँ से जाके कोल्ड वार हो जाएगा। कोल्ड वार तो दो आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंस है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब कम्युनिस्ट है एक। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। देखो यहाँ पे, इट बिगेन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रीडम, दुनिया के लिए एक मिसाल हुआ, भारत के लिए भी एक मिसाल हुआ। और देखो जो हर्ष में बोले हैं तुमको, लेबर इशू जब उठा है और लेबर प्रॉब्लम्स को जब सुना है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया 1919 में, बात खत्म हो गया, बोले तो है तुम लोग को। आगे देखो, इससे क्या कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट भी हुआ है। देखो कितना बढ़िया, हम तुम बोल तो दिए हैं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में होने लगा। एक इट गेव द बर्थ ऑफ आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, पंचवर्षीय जो योजना, ये तुमको अंकित को पता होगा, ये याद है तुमको, पंचवर्षीय योजना था ना जी, 5 ईयर प्लान। ये कहाँ का है कोमल, रसिया का है। यहाँ से कंट्री सब कॉपी पेस्ट किया करना शुरू कर दिया, तो वही बोल रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग इस तरह का, समझे। और इंडिया भी बहुत इंस्पायर हो गया था, और कहीं ना कहीं लिबर्टी और फ्रीडम को, आइडियाज़ को भी और चकाचौंध दिया है इसने, और बढ़ा दिया वर्ल्ड में कि भाई इस तरह क्यों लिबर्टी और फ्रीडम। अरे भाई पीजेंट वो भी, इसको भी इक्वल राइट है, कितना फ्यूडल ट्रेंड्स उसको दबा कर रखेगा, समझे बात को। तो देखो रशियन रेवोल्यूशन, देखो अब इसको मैंने छोटे लेवल पे देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, फटाफट बता चुका हूँ, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इक्वलिटी को रखा गया, समझे, डिक्टेटरशिप खत्म, समझे। उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट ऑफ रसिया, रिमूवल ऑफ मोनार्की, मगर डिक्टेटरशिप खत्म तो हुआ, मगर डिक्टेटरशिप आया भी, वही होगा, लेनिन आएगा फिर स्टालिन आएगा,
अरे बाबू हिटलर से ज़्यादा हत्या किया है लोग, बाद में हिस्ट्री पढ़ लेना। जो बोलता है ना कि कम्युनिस्ट करता है ना बाबू, ये लोग हिटलर से भी गंदा था। ये लोग तो बहुत लोग को मरवा दिया। लेनिन के बारे में और स्टेलिन के बारे में ये कहा जाता है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, मगर एडोल्फ हिटलर से ज़्यादा मरवाया था लोग को। इसमें भेज देंगे डॉक्यूमेंट्री, देख लेना पेशेंस के, ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा का होगा। वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में क्या असर पड़ा है, दूसरे रेवोल्यूशन पे इम्पैक्ट करा। हाँ, भारत में जो स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश का अगेंस्ट, तो देखो कहीं ना कहीं धक्का हुआ ना कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। कैपिटलिस्ट क्लास के धक्का होना मतलब क्या, ब्रिटिश के लिए धक्का होना। इंडिया में ब्रिटिश का हुकूमत है उस समय, तो ब्रिटिश भी तो दिमाग खराब हो जाएगा ब्रिटिश का भी, क्योंकि इंडिया में विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। इंडिया में भी कम्युनिस्ट क्लास जन्मेगा, और अभी तक है कम्युनिस्ट तुम्हारा, समझो बात को। कोल्ड वार हुआ 1945 के बाद 1991 तक, और इसने बहुत सारे संविधान को इसने क्या किया है, प्रभावित किया है, समझे। आई होप यू आर हैप्पी। मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन का चीज़ मैं 1 दिन पढ़ा रहा हूँ, तो बाबू तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। अंकित मजा आ रहा है ना, समझ रहे बाबू, हवा उठ गया तुम्हारा, छोड़ दे यहीं पे, पढ़ा देते हैं, पेशेंस रखो है ना, खींच रहे ना। तो देखो 2 दिन का, 1 दिन में 2 दिन नहीं, 2.5 दिन का है, तो अच्छा बात है ना। बस ये है कि लिखते रहो, घर में तुम लोग का मेहनत दुगुना हो गया है, समझे ना। अब देखो बिल्कुल है पेशेंस, आधा घंटा तक पेशेंस रखो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन देखो, तो कोई भी चीज़ तो लिमिटेशन रहता है। आप देखो लिमिटेशन यही है, 16 पेज पहुँचे, अब बहुत जल्दी आ जाएगा। 16 पेज तक खत्म किए, कैन यू बिलीव इट। अब कितना पेज बचा है, आधा घंटा नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा। देखो सुनो बाबू, लिमिटेशन, रशियन रेवोल्यूशन का लिमिटेशन, जैसे तुम्हारा लिमिटेशन है कि हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया तुम इतना देर बैठने के बाद, उसी तरह रशियन रेवोल्यूशन का क्या होगा लिमिटेशन। देखो क्या, वर्किंग क्लास, पिजन क्लास, व्हाट एवर अदर क्लास, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा, यही लिमिटेशन है। खाली हर समय कोमल बोले, ठीक है। व्हाट अबाउट अंकी, व्हाट अबाउट सुमना, व्हाट अबाउट नीतिशबा, देख रहा है अब डिक्टेटर बन रहा है हम भी, लेनिन से प्रभावित होकर। देखो तो क्या हुआ कि वर्किंग क्लास और पीजेंट्स पे ही बात हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कम्युनिज्म जो बढ़ा है आगे, तो कहीं ना कहीं बाबू यही ना आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध चला था 1945 के बाद, 1991 के बाद। यदि ये आइडियोलॉजी उतना दुरुस्त होता ही नहीं, लोग इसको इतना एक्सेप्ट करते ही नहीं, तो इतना बड़ा वार बच सकता था। ये भी लिमिटेशन है एक तरह से रशियन रेवोल्यूशन का। तीसरा देखो, ये तो चलो हम मानते हैं कि आपने वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास और वर्कर रिपब्लिक किया, ये बेस्ट चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग क्लास के अगेंस्ट उठा, कहीं ना कहीं आप फ्री ट्रेड इकोनॉमी को धता बता दिया, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो आपने कहीं रखा ही नहीं, क्योंकि स्टेट ही तो चला रहा है ना। तो यानी कि जो आदमी बहुत मेहनत करके दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा जुटाने का प्रयास कर रहा है, जब आ रहा है कमा के आ रहा है, तो बाबू 3 रुपया 4 रुपया आ रहा है उसके पास, और उतना तो जो आदमी नहीं कर रहा है उसके पास ही पहुंच रहा है। तो इस तरह तो डिस्पैरिटी तो हुआ, डिफरेंस तो आया। आदमी मेहनत करता है इसलिए कि हमको पैसा ज़्यादा है, रियलिटी तो यही है, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा हो, हमारे पास बड़ा बड़ा घर हो, हमारा बच्चा अच्छा से पढ़े, और जो नल्ला है, निकम्मा है, जो काम धंधा नहीं करता उसको ही मिल रहा है, तो एक तरह से नेगेटिव मैसेज जाएगा, सही बात तो नहीं है। आज अब तुम समझो, एमजी नरेगा में काम अच्छा भी होता है और झूठों को वाला भी होता है। वो खोद दिया, फिर से भर दो, फिर खोद दो। अब पहले मगर ये तुम कंसेप्ट समझो, क्योंकि ज़रूरी है कि जो नल्ला और निकम्मा जो तुम्हारा वर्कर्स है, लोग, वो इन्वॉल्व रहे काम से, लोग को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, समझे ना। यही कारण है कि 4 बजे का क्लास लेते हैं, इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपका इफेक्टिव क्या है, 10 को भाषण दे दीजिए, रही समझ रहे हो ना। भले पढ़िए, भले आपको समझ में आए ना आए, भले ही पढ़िए, आप इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग तुम्हारे ऊपर इंगेज हो जाएगा। फिर जब तुम्हारे दिमाग तुम्हारे ऊपर इंगेज होगा, तो कोमल क्या होगा, त्रासदी, है ना। उसके बाद 16 सोमवारी, ये सब चीज़ का बात आएगा फिर देख रहे हो, भूख लग गया तुमको, हाँ अरे बाप रे, 16 सोमवारी कौन कहता है कि खाली लड़की करती है, लड़का भी करता है। क्या भरोसा हो रहा हो, कोई लड़का कर रहा हो
क्या भरोसा तुमको पाने के लिए कोई कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या भरोसा तुम ही कर रही हो, यू नेवर नो। हम पता है एक बार व्रत कर लिए थे सोमवारी नहीं, हाँ भोला बाबा का किए थे पहला सोमवारी। और पता है कैसे व्रत किए थे? उठे थे 2 बजे, जान मुझे की व्रत करना है इधर उधर नहीं। देखो हुआ क्या था, मैं लिटरली बता देता हूँ तुमको, ठीक है। उठे 2 बजे और पता चला कि उस दिन सोमवारी है, तो हम इधर उधर देखा, हम बोले कि बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 2 बजे उठे हैं, ठीक है ना, सोमवारी कर लेते सुबह उठते तो कहाँ हो पाता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखने के लिए खाना खाना पड़ता है। और 2 बजे आधा दिन तो पार कर दिए हम कम से कम हमारे मन में भी ये होगा कि हम भी कभी किए थे सोमवारी इतना आसान नहीं होता है व्रत करना, इतना आसान होता है क्या? जब मुँह मतलब पूरा दिन फास्टिंग करते हो, दिवाली के दिन कुछ काली पूजा होता है क्या? गणेश लक्ष्मी जब पूजा होता है। अच्छा अच्छा, हम ही करते हैं घर में। रात को 12 बजे व्रत होते हो क्या? नहीं मतलब जितना शाम में पूजा हो गया बात तब खाना खा लेते हो ना? अच्छा वहाँ तक रहते हो, वो भी बड़ा बात है, समझ गए ना? चलो ठीक है, थोड़ा और प्रयास। बहुत खूब बहुत खूब, मैं ज़्यादा व्रत नहीं करो नहीं तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा तुम लोग। बताते हैं ना 2015 और 16 में भी आंकड़ा कुछ सही नहीं है बाबू, क्या भरोसा तुम्हारा आंकड़ा आ जाए इस बार का। देखो वार कम्युनिज्म ये टॉप 10 क्या है बाबू, 0 1 2 स्टार्ट होता है ना, 0 रहेगा इसका रैंक। अरे इसको बाबू हम जाते हैं, पता है इसको खोजते हैं, इसको ढूंढते हैं इसको यार, ये दुम दबा के बैठा होता है कहीं कोना पे, हम ढूंढते हैं इसको यार, खिला दो या मर उड़ जाएगा यार, ये खाना वाना खाता ही नहीं है, बताओ ये लड़का। पकड़ के इसको लाए हैं ऊपर, ये हालत है बाबू। इसको जिस दिन घर में सुलाते हैं ना उस दिन टेंशन भी रहता है, ये सुबह कहाँ दम कर रहता है कोई पता नहीं चलता है इसका। और हमारे माँ ऊपर परेशान हो रही थी कि वो क्या है सुमन, जब अपना घर समझता है तो बाबू जाओ कभी भी खाओ आप पियो निकलो, है ना। अब इसको तेल लगाना पड़ेगा क्या हमको? खा लो और हमको डर लगता है भाई कुछ हो जाएगा तो हो गया फिर मेरा। अच्छी बात नहीं है, मुंह धोया करो, मैं खाना भी खाया करो। हाँ तो खाना खाया करो। चलो अब वार कम्युनिज्म का बात करेंगे यहाँ पे। देखो बाबू वार कम्युनिज्म को हम क्या अभी हॉल्ट में रख दिए थे, अब यहाँ पे समझो कि वार कम्युनिज्म जैसे ही सिविल वार हुआ उसके साथ शुरू हुआ, समझे ना। एंड इमरजेंस ऑफ वन पार्टी इन द मिड ऑफ 1918 में जब इमर्ज कर रहा था एक डिक्टेटर पार्टी, उस समय वार कम्युनिज्म हो गया। जो बोल्शेविक थे अबंडन रिलेटिवली ग्रेजुअल अप्रोच दैट दे हैड टेकन इन इकोनॉमिक। देखो इसके बारे में देखो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिया गया है, इसमें बिल्कुल अच्छे से नहीं दिया। देखो लास्ट में लिखे हैं, रुक जा मैं जाता हूँ। वार कम्युनिज्म के बारे में इसमें अच्छे से नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो आगे बढ़ो। हाँ देख रहा हूँ सबको पीछे करते हुए निकला है नोट्स। अच्छा इसमें देखो मोर और लेस समझा देता हूँ। देखो मोर और लेस समझा देता हूँ, इसका बाद में तुमको अच्छा बताता हूँ। देखो वार कम्युनिज्म मतलब क्या होता है बाबू, ब्लड सेट से भी कम्युनिज्म होना चाहिए, सिंपल। ब्लड ले लेंगे, ब्लड सेट में कम्युनिज्म वाला प्रिंसिपल लागू होना ही चाहिए। खून में खून हो जाए कोई मतलब नहीं है, समझे ना। इस लेवल पे चला गया है ये एक्सट्रीमिस्ट। हाँ ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जब नेशनलाइजेशन शुरू हो जाएगा तो डिक्लाइन हो जाएगा। ज़्यादा तुम स्टेट को बुझने कितना आता है, कितना टेक्निकल पावर है, वो सब तो प्राइवेट लोग करता है, तुम जानता है। स्टेट देखा नहीं, कल रेन हार्वेस्टिंग का बात किए थे, तो अब वही तुम प्राइवेट को दे दो तो इम्प्लीमेंट करके दिखा देगा। सिंपल सी बात है, रुपया है, बुद्धि है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बात समझे ना। यही वार कम्युनिज्म है। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्रिटिकल स्टेट में था, ठीक है, इसलिए पैरालिसिस हो गया इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ, बर्बाद हो गया सभी चीज़, ठीक है। रुको जो इंपॉर्टेंट है वही बताते हैं यार, इसमें कुछ से कुछ लिख दिया गया है, समझे ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ो, मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। हाँ यहाँ, हाँ देखो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। देखो वार कम्युनिज्म बिल्कुल यही मैं ढूंढ रहा था। देखो
इसको समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा तुमको। वार कम्युनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है 1924 तक गया है लेनिन के द्वारा। ये क्या है तुम्हारा, और स्टेलिन ने, लेनिन के बाद जो स्टेलिन आया वो भी स्प्रेड किया है वार कम्युनिज्म को। इसका मतलब क्या कि बाय फोर्स, समझिए कान खोल के सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द ये, वार कम्युनिज्म के बारे में पूछा गया है। ये क्या है कि बाय फोर्स कम्युनिज्म को आप लगाएंगे, इसमें क्या है कि लैंड को कन्फिस्टिकेट कर देंगे, लैंड को हथिया लेंगे, प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे, इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री को नेशनलाइजेशन कर देंगे आप। ये रेडिकल फॉर्म है। अब जब इस तरह का बात होगा तो स्टार्वेशन ऑफ फूड क्रॉप्स भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को अपने हाथ में रख लिया। एग्रीकल्चर में जब तक तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, जब तक उसको फ्री नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब वार कम्युनिज्म एक ऐसा रेडिकल फॉर्म है जो किए थे अलग ढंग से, हुआ कुछ और। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं था, इतना सिंपल था। शुड आई स्टार्ट? करे? कर देते हैं। हाँ 5 गो तो है ही है। देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कर देते। देखो रशियन रेवोल्यूशन 1917, बाबू वार कम्युनिज्म हुआ है कि नहीं है? फोर्सफुल कंट्रोल है स्टेट का पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर। और बाद तुम्हारा क्या कि फोर्सफुल स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म है, और स्टेलिन तक गया है, लेनिन के बाद स्टेलिन आया, वहाँ तक गया है बात, ये बोले हैं। उसके बाद देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी बात होना चाहिए कि जो लेनिन लेके आए थे। देखो रशियन रिवोल्यूशन में 1917 में बोल्शेविक रिवोल्यूशन आया उठ के, उसका अक्टूबर का रिवोल्यूशन हुआ है। तुम्हारा 1917 से लेकर तुम्हारा 21 तक क्या हुआ? रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया, वो इफेक्टिव नहीं था। जब इफेक्टिव नहीं था तो 1921 में तुम्हारा फॉर्मलाइज करके फिर से लाया गया है रिफॉर्म्स। ठीक समझे? कोऑपरेटिव फार्मिंग, आज जो तुम देखता है ना डेयरी कोऑपरेटिव फार्मिंग, अमूल कुल बोलता है, तुम लोग जो गुजरात का है, यहीं से बुद्धि लिया गया है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग तुम्हारा आर्टिकल 19 में भी आता है। कहाँ से लिया गया? तो यहीं से लिया गया कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग का। क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग? सब आदमी एक साथ आ रहा है, स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, उस हिसाब से अपना दूध जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है वो। और गेटिंग में इस तरह का ये इसलिए लाया गया लेनिन ने 1921 में, इसलिए लाया कि जो पुराने जो रिफॉर्म्स आए वो जो ग्राउंड लेवल पे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना। और ये हाईली सक्सेसफुल रहा है, मैं क्लियर कर दूं इस बार, इतना सक्सेसफुल रहा है कि ये मॉडल को बहुत सारा कंट्री अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, उसमें एक इंडिया भी है। देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इवेंचुअली यही पढ़ेंगे आज। जो 1921 का है उसका असर कहाँ था? एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा होना चाहिए, और हमारे कंट्री में भी इम्प्लीमेंट किया गया वो चीज़। देखो इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अब देखो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था लेनिन का, वो 1921 से लेकर 1928 तक इम्प्लीमेंट किया गया, समझे, ताकि सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ सके रसिया में। लेनिन तुम्हारा फार साइटेड आदमी था, दूरदर्शी था, समझे ना, और रियलिस्टिक लीडर था। और इसने बोला कि नहीं जरूरी है, समझे ना, सिस्टम में जरूरी है। और फिर से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में लौट गया। क्योंकि जानते हो जैसे कि चाइना किया है, चाइना नाम के लिए कम्युनिस्ट है, मगर कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, क्योंकि बेस्ट सिस्टम ये वही, इसलिए दूरदर्शी था, समझे ना। इसने क्या किया कि इसने बोला कि कम्युनिस्ट सिस्टम जो है उसमें थोड़ा चेंजेस लाना ही पड़ेगा यदि इकोनॉमी चलाना है तो, क्योंकि जब तक दूसरा वाला आदमी व्यापार करने के लिए नहीं आएगा तब तक ग्रोथ ही नहीं हो सकता है। आर गेटिंग में? इसने थोड़ा सा मॉडल को चेंज किया और फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ बढ़ा, मगर लिमिटेड वे में, कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरह नहीं। लेनिन रियलाइज्ड दैट टू सेव कम्युनिज्म ही मस्ट एक्सेप्ट द लिटिल ऑफ कैपिटलिज्म। यदि कम्युनिज्म प्रिंसिपल को बचाना है तो कैपिटलिज्म वाला थोड़ा सा तो चाहिए ही चाहिए। रुपया नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, जो बात है ना। हम भी बड़ा बड़ा यहाँ डिंगराबाजी कर दें, हमेशा बोले हैं तुमको ये बात, ये फैक्ट है। तो ये देखो ये इनको समझ में आ गया ये चीज़। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप taken by the Soviet government in the field of economy so that reconstruction of Russian could take place। और देखो ये स्टेप था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वो स्टेप था जिसकी वजह से रसिया को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया गया था इकोनॉमिक फील्ड में। जो एम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे वर्कर के तरफ और पीजन के तरफ, ठीक है, और इनकरेज करे रूरल और अर्बन एरियाज को इम्प्रूव करे, कंट्री का इम्प्रूव होगा इससे, समझे बात को। उसके बाद और पार्शियल कैपिटलिज्म भी हो, जैसे बोल दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जानते हो वाइल जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी होगा वो गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, गवर्नमेंट फुल कंट्रोल है, मार्केट में हल्का कैपिटलिज्म वाला प्रिंसिपल भी लेके आ रहे हैं फ्लो करवाने के लिए। होल कंट्रोल क्या है? स्टेट का है। देखो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी यदि आता है खोलने के लिए तो हम इजाज़त देते हैं, आइए आइए, बाहर के हैं, यूएस के हैं, आइए खोलिए, मगर हमसे आपको गाइडलाइंस लेना होगा, फ्री नहीं कर सकते। यदि आप ज़्यादा मोनोपोली करेंगे तो हम आपका कभी भी लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, समझे। हमारा भी हुआ था, 1991 की तरफ हम कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू कर दिए, समझ गए ना। और 1991 से पूरी तरीके से हमने रसिया को ही फॉलो किया है।
यानी कि अभी तक हमने ज़्यादा रसिया का ही फॉलो किया है। और अभी भी बहुत सारे स्कीम्स में पंचवर्षीय योजना वो अभी तक चल रहा था, मोदी जी के फर्स्ट टेन्योर तक था, उसको खत्म करके नया चीज लाया गया। देखो आज तुम प्लानिंग कमीशन का बात करता है और उसका नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन भी रिजल्ट है उसका कि पंचवर्षीय जो योजना होगा, 5 ईयर प्लान होगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे तुम्हारा रसिया में करते थे। उसी के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। कौन बनाए थे? नेहरू जी के टाइम में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो। और कब बना था कोमल, तुमको तो याद ही है, 25 जनवरी 50 संविधान लागू होने से एक दिन पहले क्लास में बताया गया था। मैं ठीक है, पास पहुंची ना, हो गया। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या क्या रहेगा उसमें, समझते रहो, हमको पता है। मन उबिया गया है तुम लोग का, तुम्हारा उबिया गया ना। चीता वाला चाल रखो, समझे क्या करें हम, तो हमको तो रखना ही, हम एनर्जी का सोर्स है ना। यदि हम दब गए तो तुम दब जाएगा, इसलिए नहीं मन भी होता है तो फिर भी पढ़ाना पड़ता है। देखो रीजनरेशन ऑफ, नहीं मन तो है बाबू, हम इसके बाद वो खींच सकते हैं, डोंट वरी। रीजनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर तुम कहीं नहीं है बाबू, समझ लो इतना ही। एग्रीकल्चर का फिर से रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है। पीजेंट्स को परमिट कर रहे हैं कि भाई आपका जो एग्रीकल्चर स्टॉक्स है ना, आप ओपन मार्केट में बेच दीजिए, वही एपीएमसी मंडी वाला बात, ठीक है। दिस स्टार्टेड रिटेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडर्स मार्केटेड ट्रांजेक्शन, और रिटेल ट्रेडर्स आने लगे तो किसान को जो सही प्राइस मिलना था वो मिलना शुरू हो गया। जब किसान को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो अपने आप अर्थव्यवस्था ऊपर हो जाएगा, समझे क्या बोले हैं। देश को अमीर बनाना है तो सब गरीब के जेब में पैसा डाल दो, अपने आप बन जाएगा, डाल दो। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स आर रिमूव्ड, लैंडलॉर्ड घटा दिया कहा जी, अभी भी चैन नहीं भरा, निकलो यहाँ से, निकाल दिया उसको। इंडिविजुअल फार्मिंग को रिप्लेस कर दिया कोऑपरेटिव फार्मिंग से, बताए ना कोमल। और यही वहाँ का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहलाता है। पूरा समीकरण ही चेंज कर दिया ना। पहले इंडिविजुअल करता था, ये लोग करता था, ये भाई साथ में आओ करो यार, मार्केट में बेचो, रिटेल बैठा हुआ है वहाँ पे लेने के लिए। तो ये फर्स्ट रेवोल्यूशन वहाँ का एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है। सेकेंड रेवोल्यूशन वाज कैरिड आउट इन विच लैंड वाज टेकन फ्रॉम, देखो जो सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ था वही 1917 का, ठीक है। उसमें क्या है कि इंडिविजुअल पीजेंट्स, ठीक है। सेकेंड सॉरी यहाँ पे गलत है, ये गलत लिख दिया गया यहाँ पे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पहला जो क्या था तुम्हारा, जिसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम प्रमोट किए, इंडिविजुअल फार्मिंग को घटा दिए। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होगा, करेक्ट कर लेना वहाँ पे। जो सेकेंड क्रांति है एग्रीकल्चर में, उसमें क्या किया गया है कि इन विच लैंड वाज टेकन फ्रॉम इंडिविजुअल पीजेंट्स, और अब इंडिविजुअल पीजेंट से लेना शुरू कर दिया और कोऑपरेटिव की तरफ, क्योंकि स्टेट है मुखिया लैंड का, स्टेट कुछ भी कर सकता है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में और मैसिव तरीके से, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग का आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, बेनिफिट बहुत देखना शुरू हो गया था रसिया में। तो बोला था कि ये सही तरीका है, चलो इसी पे चलते हैं। और इंडिविजुअल का लैंड छीनना शुरू हो गया और उसको कोऑपरेटिव में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आप देखो फर्स्ट समझ गए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, रीजनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को जीवित करना कोऑपरेटिव फार्मिंग तरह कन्वर्ट करके। दूसरा क्या है, देखो एग्रीकल्चर को नेशनलाइजेशन बना देना कि नेशनल प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर, बड़ा बात है। किसी चीज को नेशनलाइजेशन घोषित करना बड़ी बात है। देखो रशियन गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसलिए स्टालिन जो बाद में आया, मूव द प्रपोजल फॉर नेशनलिस्टिक एंड योर कलेक्टिविजन ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए जो स्टालिन के बाद जो आए उन्होंने प्रपोजल पास कर दिया कि क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर को हम नेशनलाइज कर रहे हैं और उसके बाद कलेक्टिविज्म भी कर रहे हैं। कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिविज्म मतलब क्या होता है, कलेक्टिवाइजेशन मतलब होता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल टुगेदर एंड फॉर्म कोऑपरेटिव फार्मिंग। सरकार का रहेगा जमीन, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, इजाजत देते हैं, उससे बेनिफिट कमाओगे। और यानी कि स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन ने भी इस पे बल दिया था, सक्सेसर उनका आगे का। इंडस्ट्री को भी नेशनलाइजेशन कर दिए, जो कि इंडिया में भी किया गया था, यहीं का कॉपी पेस्ट किया गया था। फॉर रियलाइजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मस्ट, है ना। प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़े तेजी से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना होगा, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली रसिया पोजेस्ड वेरी फ्यू मशीन्स एंड वेरी लिटिल कैपिटल, मशीन है ही नहीं, कैपिटल गुड्स है ही नहीं है, तो कहाँ से तुम्हारा इंडस्ट्री खड़ा होगा। और कैपिटल तुम्हारे पास है ही नहीं, कैपिटल मतलब पैसा वैसा है ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए इसने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडस्ट्रीज को, ठीक है।
और इस तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। और ट्रांसफर करना मतलब क्या होता है, नए नए चीज़ लाना, बाहर से सामान लाना, या बाहर से थोड़ा सा FDI खोल देना। द गवर्नमेंट कंट्रोल लार्ज इंडस्ट्री, ओल्ड फैक्ट्रीज वेरी लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, सुनते रहो बाबू, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, समझे। और जो ओल्ड फैक्ट्रीज था, जो बहुत लड़ रहा था इतना देर से, इतना दिन से दिक्कत में था, उसको सबको रिनोवेट किया गया, फिर से बनाया गया और उसको नया बना के फिर से मुख्य धारा में लाया गया उसको। होप सो समझ में आ रहा होगा। तो मैं फिर से दोहरा दूं, ये क्या क्या बात हुआ है, रीजनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे बात हुआ। इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 को बहुत इंपॉर्टेंट है लेनिन का, क्यों, क्योंकि इसने वर्ल्ड को प्रभावित किया है। दूसरा नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग, समझे। कलेक्टिव फार्मिंग अब बात करेंगे ना हम लोग। हाँ, कलेक्टिव फार्मिंग देखो ये क्या था, इट इज़ अ डन इन 3 क्लासेस, ये 3 क्लासेस के लिए अप्लाई किया गया। पहला क्या है, फार्मर्स, जहाँ पे पीजेंट्स को क्या एक साथ लैंड लाना होगा और साथ में काम करना होगा कोऑपरेटिव के लिए। दूसरा क्या है कि आर्टिकल्स, वो आर्टिस्ट सब, समझे ना, आर्टिस्ट जो लेबर है, लैंड लेबर सब है, उसको किया गया, ठीक है। और थर्ड क्या है तुम्हारा, फार्म्स इन विच कलेक्टिव एंड कॉमन्स। और दूसरा देखो पहले क्या गया, सिंपल देखो, पहले फार्मर्स, सेकंड वर्किंग क्लास, और जो बचा हुआ कॉमन से तीसरा, तीनों को मुख्य धारा में लाया गया, समझे। पांचवा है जो रिफॉर्म्स और रेगुलेशंस है, वो तुम्हारा वो डन इन द फील्ड ऑफ करेंसी, करेंसी को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया गया था, समझे। उसका बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट ट्रेड, आप प्राइवेट ट्रेड को, क्योंकि वही बोले प्राइवेट ट्रेड को नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। तो वार कम्युनिज्म के टाइम में लिटिल प्राइवेट ट्रेड था, क्यों, वार कम्युनिज्म में जबरदस्ती करना था, तो प्राइवेट ट्रेड कहाँ होगा, प्राइवेट ट्रेड को तो मार के खत्म कर दिया गया वहाँ पे, क्योंकि स्टेट पूरा तरह से कंट्रोल। एंड 2 वाज कैरिड ऑन, उस समय बाटा सिस्टम में चलता था, इतना बुरा हाल हो गया था। मगर लेटर क्या हुआ कि प्राइवेट ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, क्योंकि समझ में आ गया लेनिन को कि नहीं चलेगा सोशलिस्ट वाला प्रिंसिपल, थोड़ा कैपिटलिज्म वाला थोड़ा अंश तो लाना ही पड़ेगा। अब बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीजेंट्स गॉट इम्प्रूव्ड, और इससे क्या हुआ, क्यों, अब भाई प्राइवेट ट्रेड नहीं हुआ था, काहे किसान का सामान खरीदेगा, काहे इंडस्ट्री का सामान खरीदेगा, काहे इन्वेस्ट करेगा, तो थोड़ा खोल दिए, तो इससे सबका स्थिति, स्पेशली पीजेंट्स का स्थिति ठीक होना शुरू हो गया। यदि मैं शुरू का बात करूं, अर्ली ईयर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स वर मेड फ्रॉम द मार्केट ऑफ फ्री ट्रेडर्स। गजब बात है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो आधा जो डिमांड होता है गुड्स का, वो तो तुम्हारा प्राइवेट प्लेयर ही दिया है। यानी कहने का मतलब कैपिटलिज्म हावी पड़ा है सोशलिज्म पे। आधा गुड्स तो बाबू कैपिटलिस्ट, फ्री ट्रेड मार्केट मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेडर्स का ही बहुत बड़ा रोल है उसका आधा गुड्स में शुरू में। एनालिसिस किस तरह देखोगे इस चीज़ को, लास्ट है, बी हैप्पी, खत्म हो जा रहा है। एनालिसिस क्या है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है लेनिन का, वो प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेप था जी, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, किसमें कई पॉलिटिकल स्फीयर को ठीक किया, कई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प किया कंट्री को। कैपिटलिज्म का यूज़ किया गया नो डाउट स्टार्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट शुरू में लेने के लिए, बट जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया फिर कैपिटलिज्म को बहुत रिड्यूस कर दिया गया। अब पूरी तरीके से स्टेट हावी पड़ गया उसके ऊपर, स्टेट कंट्रोल हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स अलाउड, वही बोले थे ना रसिया में अलाउड है, मगर उसके लिए आपको बहुत अपना प्रॉफिट शेयर करना होगा स्टेट से। ऐसे नहीं देंगे, करोड़ करोड़ कमाने नहीं देंगे, करोड़ कमाने तो बाबू दो इधर भेजो, इधर 40 लाख अच्छा खासा दो हमको, समझे। देयर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया आल्सो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हमें यूज़ किया, नेहरूवियन टाइम में लिखा है यहाँ पे देखो, इट इन्फ्लुएंस इंडिया इकोनॉमिक। जो हम लोग जो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स किए हम लोग भी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए, प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, सब में हमने भी यूज़ किया है, यानी कि लेनिन का। आई होप सो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।